उठ जा रीना, सूरज चढ़ने वाला है, तेरा स्कूल छूट जाएगा बेटा नहीं तो। पलंग पर रीना किताब से लिपटी हुई सो रही है। बगल में फटे से बैग में किताबें रखी है। तभी नींद में बड़बड़ाते हुए रीना कहती है, बस 2 मिनट और मम्मा, प्लीज। सपनों में भी पढ़ाई कर रही है मेरी राजकुमारी बिटिया। अभी सरला ने इतना कहा ही था कि इतने में रीना के पापा शिव कुमार खांसते हुए घर के अंदर दाखिल करते हैं। चाय बन गई सरला? हैं? अरे आज साइट का काम जल्दी पकड़ना है। मिस्त्री बोल रहा था कि देर से पहुंचे तो काम किसी और को मिल जाएगा। ऐसे कैसे किसी और को मिल जाएगा? बन गई, ले लो। इस तरह चाय पकड़ाते वक्त शिव कुमार का हाथ रीना के सिर पर आ जाता है। उठ जा मेरी अफसर बिटिया। अरे तेरे बाबू की कमर टूट जाती है लेकिन तेरी किताबें ना छूटे कभी, हैं? मैं तो बस दिन रात यही सोच सकता हूँ। बापू, एक दिन आपके लिए गाड़ी भेजूंगी, सफेद वाली। आप मिस्त्री का हेलमेट नहीं, सूट पहनोगे। बस तू पढ़, बाकी सब मैं कर लूंगा। जिसके बाद रीना अपना स्कूल ड्रेस पहन रही है। स्कर्ट थोड़ी पुरानी है। उसकी सीलियों पर हाथ फेरती है। पीछे से सरला बस्ता तैयार कर रही होती है। रीना, तेरी स्कर्ट में थोड़ा और फट गया है बेटा, अब अगले महीने सिलवाऊंगी। मम्मा कोई नहीं, स्कर्ट नहीं देखती टीचर, मेरी कॉपी देखती है। काश सब बच्चे तेरे जैसे होते, जो पुराने कपड़ों में भी चमकते हैं। ये सुनकर रीना बाहर निकलती है, हाथ में टिफिन और बैग। वहां बैठे हैं नारायण काका, हुक्का पीते हुए, अड़ोसी पड़ोसी की नजर में सबसे पुराने। ओ रीना, आज फिर किताबों में गुम हो। कोई दिन छुट्टी ले लो बिटिया, थोड़ा जिंदगी भी जी लो। काका, किताबों में ही तो जिंदगी है। अरे बाप रे, चल जा स्कूल। देश को तो तू ही संभाल लेगी अब लगता है। और इस तरह रीना हंसते हुए भागती है। वो चलती जाती है। बीच में एक दोस्त से सीमा मिलती है। दोनों बातें करते हुए स्कूल की ओर बढ़ते हैं। तेरी स्कर्ट बहुत छोटी हो गई है रीना, वो रिचा लोग फिर कुछ कहेंगे। कहने दो सीमा, पढ़ाई से बड़ी कोई ड्रेस नहीं होती। तू बड़ी हो गई है अब, जवाब देती है। मैं तो डर जाती हूँ उनसे। डर से कुछ नहीं होता, किताबों से होता है। और इस तरह वो दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातें करते हुए सुबह 7:45 पर स्कूल पहुंचती हैं। वो स्कूल के गेट पर पहुंचती ही हैं कि तभी देखती हैं कि रंग बिरंगे बैग, साफ सुथरे ड्रेस पहने अमीर बच्चे, चमकते हुए जूते। वहीं एक कोने से आती है रीना, पुराना बैग, घिसे जूते, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास है। तभी सामने से 3 अमीर बच्चे उसकी ओर आते हैं। अरे ओ, फिर आ गई गुग्गी गर्ल। ये लोग भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गए हैं। स्कर्ट देखो इसकी, लग रहा है पिछली सदी की है जैसे। मैं पढ़ने आती हूँ, फैशन शो में नहीं। अरे वाह, जवाब भी देती है अब। चलो क्लास में देखते हैं कितनी पढ़ाई करती है। इस तरह तीनों ठहाके लगाते हैं, लेकिन रीना शांति से अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद टीचर मिस मेहरा आती हैं, जिसे देखकर बच्चों के बीच सन्नाटा हो जाता है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन होमवर्क पूरा करके लाया है। रीना सबसे पहले कॉपी आगे बढ़ाती है। टीचर देखती है, मुस्कुराती है। वेरी गुड मॉर्निंग रीना। As always, your work is neat and perfect. रिचा और उसके दोस्त आपस में कुड़कुड़ाते हैं। बिल्कुल चमची बनती जा रही है ये। बच्चों, रीना जैसी लगन और साफ सुथरी मेहनत सबको सीखनी चाहिए। ऐसे ही कुछ समय बाद लंच हो जाता है, जहां अमीर बच्चों का ग्रुप पिज्जा, पास्ता, फ्रूट जूस वगैरह लेकर आया है। वहीं रीना और सीमा कोने में बैठकर पराठा और अचार खा रही हैं। क्या बात है रीना, आज माँ ने क्या भेजा है? अचार और गरीबी का स्वाद। ये सुनकर सीमा घबरा जाती है, लेकिन रीना शांत रहती है। कम से कम मेरा खाना मेहनत की कमाई से आता है। तुम लोग बताओ, मम्मी ने बनाया या फिर नौकर ने? ये सुनते ही रिचा गुस्से में देखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है।
तो ये हर जगह चमक रही है। टीचर्स भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते। तो कुछ करना पड़ेगा इनका घमंड तोड़ना है तो। अरे अगले हफ्ते तो मेट्रो म्यूजियम ट्रिप है ना, वहीं कुछ करते हैं सबके सामने। बस वही तो होगा असली तमाशा। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो जाती है, जहाँ रीना थकी हुई आती है लेकिन चेहरा शांत है। माँ दरवाजे पर खड़ी है। कैसा रहा स्कूल आज का? जैसा हर दिन, थोड़ी मेहनत, थोड़ी बातों की चोट है, लेकिन सब ठीक है। एक दिन ये ताना मारने वाले भी तेरी किताबें पढ़ेंगे रीना, तू बस अपना रास्ता मत छोड़ना। जी पिताजी। और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ मिस मेहरा बोर्ड पर लिखती हैं, एजुकेशनल टिप्स मेट्रो म्यूजियम कमिंग सैटरडे। बच्चों, हम शनिवार को मेट्रो म्यूजियम जा रहे हैं। मेट्रो में ही सफर करेंगे। प्लीज अपने माता पिता से परमिशन स्लिप पर साइन करवा लेना। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और इस पूरे क्लास में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मेट्रो मेट्रो, ये मजा आएगा। रीना, तू भी आएगी ना? पता नहीं सीमा, मम्मा कह रही थी पैसे नहीं है। अभी रीना ने ये कहा ही था कि तभी उसकी बातें उनकी टीचर मिस मेहरा सुन लेती है और कहती हैं, रीना, तुम्हारी फीस स्कूल से दी जाएगी, तुम्हें जरूर आना है। थैंक यू मैम। और इसी तरह से अगली सुबह हो जाती है, जहां बच्चों का एक समूह गेट पर जमा है। हाथों में पानी की बोतल, कैंप, टीचर की हिदायतें चल रही है। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कुछ बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं। रीना एक कोने में खड़ी है सीमा के साथ। उसकी आंखों में चमक है। मेट्रो में पहली बार चढ़ने का उत्साह है। सुनिए, सभी बच्चे लाइन बनाइए, कोई भागेगा नहीं, सब मेट्रो स्टेशन तक साथ चलेंगे। और इस तरह बच्चे लाइन में लगते हैं। रिचा, सोहम, वीर पीछे मुड़कर रीना को घूरते हैं। बस अब थोड़ी देर और, फिर दिखाते हैं इस रीना को उसकी जगह। इतनी तारीफ सुन सुनकर घमंड में तो फूल गई है ये। देखना कैसे उड़ान काटते हैं इसका। और इस तरह बच्चे टिकट लेकर अंदर जाते हैं। मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं। हल्की म्यूजिक, तेज रफ्तार की आवाजें, ये सब आती हैं। रीना की आंखों में चमक, जैसे वो कोई सपना देख रही थी। रीना, देखना अंदर कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे किताबों में देखा था, वही वैसा ही। जिसके बाद मेट्रो चलती है। बच्चे सीटों पर बैठते हैं, कुछ खड़े हैं। टीचर पास में खड़ी है। रीना और सीमा कोने की सीट पर बैठी हैं। रिचा और उसका ग्रुप खड़ा है। जब मेट्रो एक स्टेशन पर रुकती है तो थोड़ी हलचल होती है। तभी भीड़ का एक झोंका आता है। इसी बीच रिचा, वीर और सोहम रीना के पास धीरे से पहुंचती है। रीना मेट्रो की खिड़की के बाहर देख रही होती है। चलो अब जो करना है जल्दी से कर दो। रिचा पीछे से रीना के स्कर्ट के किनारे को पकड़ती है और खींचने की कोशिश करती है। स्कर्ट थोड़ी खुलने लगती है। रीना तुरंत चौंकती है और दोनों हाथों से स्कर्ट को पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, छोड़ो, मेरी स्कर्ट मत खींचो प्लीज। इसी तरह से पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है। लोग पलटकर देखने लगते हैं। टीचर मिस मेहरा दूर खड़ी है, सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। वो तेज कदमों से आती है और सामने खड़ी रिचा को जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आती तुम्हें रिचा? क्या यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने? इज्जत के साथ खेलने का हक किसी को नहीं। मिस वो तो बस मजाक था। ये एक लड़की की इज्जत पर हमला था। और याद रखो, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना सबसे बड़ा पाप है। रीना अब ये सुनकर रो रही होती है। उसके आंसू थम नहीं रहे होते। सीमा उसे गले लगाती है। बाकी बच्चे चुपचाप खड़े होते हैं। वहीं रिचा, सोहम और वीर शर्मिंदा है। और इस तरह बच्चे अलग अलग जगह घूम रहे हैं। मिस मेहरा और कुछ बच्चे साथ हैं। वहीं एक कोने में रिचा, सोहम और वीर रीना के पास आते हैं। उनके चेहरे पर शर्म और पश्चाताप है। रीना, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। हमें समझ में नहीं आया कि तुम्हारी मजबूरी को तुमने अपना ताकत ही बना लिया। तुम हम सबसे ज्यादा मजबूत हो और हमें भी तुम्हारे जैसा बनना है।
रीना चुपचाप उनकी ओर देखती है, आंखों में आंसू है, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सम्मान के। वो धीरे से मुस्कुरा देती है। बस ये याद रखना, इज्जत पैसे से नहीं मिलती, वो तो इंसान की सोच और कर्म से मिलती है। बच्चे गले लग जाते हैं। पूरा स्कूल लाइन में खड़ा है। मंच पर प्रिंसिपल, मिस मेहरा और बच्चों का ग्रुप है। रीना मंच पर खड़ी है, उसके साथ रिचा, सोहम और वीर भी हैं। आज हम सबने मिलकर एक सीख ली है, इज्जत का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन इसका महत्व सबसे ऊपर होता है। रीना, तुमने सबको सिखाया है कि आत्मसम्मान क्या है। पूरे स्कूल में तालियां बजती है। रीना मुस्कुराती है। रिचा, सोहम और वीर तालियां बजाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी दोस्तों हमें बताती है कि इज्जत सबकी बराबर होती है। तो आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अरे खुशबू बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात के निकलने का समय हो गया है। चल जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी। देख खुशबू बहू, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, ना कि हम तुम। मैं तुझे बस आधा घंटा दे रही हूँ। अगर तू तैयार होकर नीचे नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सुशीला गुस्से में नीचे हॉल में आ जाती है। वहीं खुशबू, कितने अरमान देखे थे मैंने कि मेरी छोटी बहन इस घर में बहू बनकर आएगी, हम दोनों हंसी खुशी एक साथ रहेंगे, लेकिन मेरे सारे अरमान अरमान ही बनकर रह गए। खुशबू शुरू से ही अपने देवर अनुज की शादी अपनी बहन प्रीति से करवाना चाहती थी, लेकिन खुशबू के साथ सुशीला अपने छोटे बेटे अनुज के लिए गांव की सीधी साधी लड़की अर्चना को पसंद कर लेती है, जिसके चलते खुशबू और खुशबू की बहन प्रीति इस शादी से नाखुश होती है। लेकिन चाहकर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते और आखिरकार गांव की सीधी साधी गंवार लड़की अर्चना इस बड़े घर की छोटी बहू बनकर आ जाती है। अरे अर्चना बहू, तूने तो बहुत बढ़िया खीर बनाई है। हाँ अर्चना, इससे पहले मैंने इतनी अच्छी खीर कभी नहीं खाई थी। जेठानी जी, आप भी खीर खाइए ना। मैं तुम्हारी कोई जेठानी नहीं हूँ, समझी? तुम अपनी ये खीर खुद खाओ और अपने प्यारे ससुराल वालों को खिलाओ। इतना कहकर खुशबू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है कि तभी खुशबू को उसकी बहन प्रीति का कॉल आता है। खुशबू प्रीति को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर प्रीति कहती है, दीदी आपका दिमाग तो ठीक है, आपने क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव किया? वरना मैं और क्या करती? प्रीति, मैं कैसे उसको अपनी देवरानी मान लूं? उसका कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। अरे दीदी, तो किसने कहा है कि आप उसको अपने देवरानी मानो? मैं तो बस देवरानी बनने का नाटक करने को कह रही हूँ। इन गांव वालों को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, हमें तो बस इसकी इज्जत की ऐसी की तैसी करनी होगी। फिर ये खुद ब खुद हमेशा हमेशा के लिए गांव चली जाएगी और फिर अनुज को मेरा होने से और कोई नहीं रोक पाएगा। प्रीति, तू कहना क्या चाह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बोल। प्रीति अर्चना को उसके गांव भगाने का एक बहुत अच्छा प्लान बनाती है, जिसे सुनकर खुशबू भी काफी खुश हो जाती है और अब प्लान के मुताबिक खुशबू अर्चना के साथ अच्छा बर्ताव करने का नाटक करती है। अरे जेठानी जी, आप यहाँ किचन में? कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं अर्चना, मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, सुबह के बर्ताव के लिए। वो क्या है ना, जब मुझे पता चला कि तुम गांव से हो तो मुझे तुम कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज अपनी जेठानी को माफ कर देना, और हाँ, आज के बाद मुझे जेठानी जी नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाओ। ठीक है दीदी, वैसे भी मुझे हमेशा से एक बड़ी बहन की कमी सताती थी और वो कमी भी आपने पूरी कर दी। अर्चना खुशी से अपनी जेठानी के गले लग जाती है और ये समझकर कि उसकी जेठानी ने उसे अपनी देवरानी नहीं बल्कि बहन माना है, लेकिन ये अर्चना की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। माँ जी, कितना समय हो गया है हम सबको कहीं बाहर गए हुए। चलिए ना, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, इसी बहाने हम अर्चना को भी शहर घुमा देंगे। अरे वाह, आज हम लोग शहर घूमेंगे। पता है, मेरा कब से मन था कि हम सब शहर घूमने चले। वो तो ठीक है बहू, लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? माँ जी, हम सब लोग अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। ठीक है, फिर आप सब लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं और अनुज गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी निकालने की क्या जरूरत है? हम सब गाड़ी से नहीं बल्कि मेट्रो से जाएंगे। ये क्या होती है दीदी? मेट्रो बिल्कुल ट्रेन की तरह होती है।
और दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है। पता है, मेट्रो का सफर काफी अच्छा होता है। मैं तो अपने कॉलेज टाइम पर हमेशा मेट्रो से ही आया जाया करती थी। अच्छा, तो मेट्रो इतनी अच्छी होती है? माँ जी, आज हम सब लोग मेट्रो से ही चलेंगे। मुझे मेट्रो में बैठना है। शादी के बाद आज मैं पहली बार कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ, इसलिए माँ जी मैं अपनी शादी का लहंगा पहनूंगी। ठीक है बहू, तुझे जो पहनना है पहन ले। अरे वाह, इसने तो मेरा प्लान और भी आसान कर दिया। गांव के लोगों को भी पागल बनाना कितना आसान होता है ना, बेवकूफ कहीं की। ये नहीं जानती कि आज इसके साथ मेट्रो में क्या होने वाला है। आज इसके साथ जो होगा, इसके बाद ये किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचेगी और खुद ब खुद हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर गांव चली जाएगी। फिर मेरी बहन इस घर पर मेरी तरह ही राज कर सकेगी। सभी लोग जल्दी से तैयार होते हैं। वहीं अर्चना अपनी शादी का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और अब सब थोड़ी दूर पर बने मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन, लोगों की इतनी भीड़ और मेट्रो स्टेशन पर बनी इतनी अच्छी अच्छी दुकानों और चीजों को देखकर अर्चना काफी ज्यादा खुश होती है। सभी लोग टोकन की लाइन में खड़े होकर टोकन लेते हैं और मशीन में टोकन डालकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अर्चना टोकन डालने वाली मशीन के पास पहुंचती है तो अचानक से वो बंद हो जाती है, जिसके चलते अर्चना के हाथ में चोट लग जाती है। माँ जी, मेरा हाथ देखिए ना, इसके दरवाजे तो बंद हो गए। अब मैं उधर कैसे जाऊं? अर्चना, तुम्हारे हाथ में जो सिक्का है ना, उसे इसके अंदर डाल दो, फिर इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अर्चना टोकन को टोकन मशीन में डाल देती है और जैसे ही वो खुलता है तो भागती हुई अपनी जेठानी के पास जाती है। दीदी, ये दरवाजा तो बहुत खतरनाक चीज है। दिखने में तो छोटा सा है, लेकिन बंद होकर चोट ये बहुत तेज मारता है। टोकन मशीन और दरवाजे में इस गवार को फर्क भी नहीं पता। ये क्या मेरी देवरानी बनेगी? सभी लोग स्टेशन पर खड़े होकर मेट्रो का वेट करते हैं और जैसे ही मेट्रो आती है पूरा परिवार मेट्रो में चढ़ जाता है और खुशबू जानबूझकर अर्चना के बगल में जाकर बैठ जाती है। मेट्रो में बैठकर बाहर के नज़ारे देखकर अर्चना काफी ज्यादा खुश होती है। दीदी, इस मेट्रो से बाहर का नजारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो मैं तो इस मेट्रो से बाहर ही ना निकलूं। खुशबू, यही वक्त है अपने प्लान को अंजाम दे। अर्चना, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम माँ जी के पास से पानी की बोतल ले आओगी? खुशबू अर्चना के लहंगे पर अपना पैर रख देती है। अर्चना जैसे ही पानी की बोतल लेने के लिए खड़ी होती है तो फौरन खुशबू अपने पैर से अर्चना का लहंगा खींच देती है, जिससे अर्चना का लहंगा खुल के नीचे सरक जाता है, जिसे देखकर अर्चना फटाफट से अपने लहंगे को संभालती है। अर्चना, ये क्या, तुम्हारा लहंगा कैसे सरक गया? क्या तुमने इसे ठीक से बांधा नहीं था? अरे, औरत की इज्जत उसके हाथों में होती है और तुम्हें तो अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं है। इस तरह लहंगा सरकता देखकर मेट्रो में सभी खड़ी औरतें अर्चना की हालत पर हंसने लगती हैं। देखो देखो, उस लड़की का कैसे लहंगा सरक गया। अरे, जब लहंगा पहनना नहीं आता तो पहनते क्यों हो? सबके सामने इस तरह से अपनी इज्जत को उछलता देखकर अर्चना रोने लगती है और खुशबू उसे संभालने का नाटक करती है कि तभी अर्चना के पास उसकी सास सुशीला आती है और खुशबू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसे देखकर पूरे परिवार के साथ साथ मेट्रो में खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। माँ जी, आपने मुझ पर हाथ उठाया। अरे, ये थप्पड़ तो मुझे तुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब तू अर्चना बहू से इतना प्यार से बर्ताव कर रही थी, लेकिन मैं ही पागल थी जो ये समझ बैठी कि आखिरकार तूने अर्चना को अपनी देवरानी मान ही लिया। मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से अर्चना के लहंगे पर पैर रखते हुए देखा था। मैं इससे पहले कुछ कर पाती, तूने अर्चना बहू का लहंगा खींच दिया। एक औरत होते हुए एक दूसरी औरत की इज्जत तू कैसे उछाल सकती है? भाभी, माँ जी क्या कह रही है? ये सब आपने किया है मेरे साथ? लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि बहू तो गांव से है ना, इसलिए तुझे पसंद नहीं करती थी। ये तो बस तुझे पसंद करने का नाटक करती थी ताकि एक दिन अपनी बहन को तेरी जगह देकर इस घर की बहू बना सके। भाभी, मैंने आपको दिल से अपनी बहन माना और आपने ही मेरी इज्जत उछाल दी। अब बहुत हुआ, आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जल्दी तेरा और अपने बेटे का तलाक करवाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? भाभी की गलती की इतनी बड़ी सजा तो नहीं है। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी भाभी का घर उजड़े।
अगर उन्हें मेरा रहना पसंद नहीं तो मैं ही हमेशा हमेशा के लिए गांव चली जाऊंगी। आपको मेरी कसम, अगर आपने ये तलाक का जिक्र दोबारा किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अर्चना को अपना ही साइड लेते देखकर खुशबू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब खुशबू भरी ट्रेन में घुटने पर बैठकर अर्चना और बाकी सबसे माफी मांगती है। मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अर्चना, एक औरत होकर मैं भला कैसे किसी औरत की इज्जत सरेआम बदनाम कर सकती हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो। खुशबू को अपनी गलती का एहसास होता देखकर अर्चना उसे माफ कर देती है, जिसके चलते अब घर के बाकी लोग खुशबू को माफ कर देते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी सच में बहन बनकर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहती हैं।